का या पति का या इस बच्ची का नहीं करता जितना वो कर सकता है। अब चलते हैं कॉलर की तरफ, ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। ज्योतिष चर्चा में मैं बात कर रहा था विषकन्या दोष का परिहार किस तरह हो। विषकन्या जो अगर जन्मी बच्ची हो तो उसका एक परिहार इस तरह है कि उसकी शादी सबसे पहले, शादी होने से पहले उसकी शादी शालिग्राम या जिसे कहते हैं और या बट के यानी बोर्ड के पेड़ के साथ, बट के दरख्त के साथ, बट के पेड़ के साथ, बट के वृक्ष के साथ उनकी शादी पहले करनी चाहिए। शादी होने से पहले तो विषकन्या योग भंग हो जाता है। और विषकन्या युक्त कन्या की शादी ऐसे वर के साथ, ऐसे लड़के के साथ करनी चाहिए जो बहुत स्ट्रांग मंगलिक हो, प्लस उसकी जन्म कुंडली में दीर्घ आयु योग हो, यानी लड़के की उम्र बहुत ज्यादा हो, दीर्घ आयु योग हो, तो ऐसी फिर शादी सर्वाइव हो जाती है। यानी उसके लाइफ स्पैन बहुत बड़ा हो और बहुत जबरदस्त मंगलिक हो। विषकन्या लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ कर दे तो जिंदगी नॉर्मल है। थैंक यू। अब हम अगर किसी बच्ची का विषकन्या योग है तो उनका बट के यानी बोर के पेड़ के साथ, जिसे बट कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में, और बोर्ड हमारी पंजाबी जुबान में कहा जाता है, उसके पेड़ के साथ उनकी शादी पहले करनी चाहिए, शादी से पहले, और उसके बाद दूल्हे के साथ शादी करें तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। या ऐसा लड़का ढूंढा जाए जिसका विषकन्या योग इस बच्ची का है, जिस लड़के की कुंडली में दीर्घायु योग है, यानी उसकी लंबी उम्र का योग है और लड़का बहुत जबरदस्त मंगलिक है, तो विषकन्या सर्वाइव हो जाएगी। चलते हैं अपने कॉल। अब गंडमूल में पैदा हुई बच्चियां, तो ये जन्म कुंडली, इसका जो मैं बातें कर रहा हूं, कई बार कंपैटिबिलिटी के अंदर जो लोग कंप्यूटर के साथ कंपैटिबिलिटी करते हैं, बहुत बार मैंने इसके बारे में कहा भी हुआ है कि ये 1/3 कंपैटिबिलिटी है, इसके लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई ना करें। और कई बार लोग ऐसे भी विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, कई लोगों ऐसे ही प्रोग्राम लेके बैठ गए हैं और अपने आप ज्योतिषी बने बैठे हैं, एंड ज्योतिष शास्त्र के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया, कोई सीखा नहीं किसी से, फिर वो बात बनती नहीं है, क्योंकि वही आपको प्रोग्राम ही लीड करता जा रहा है। प्रोग्राम इज ए असिस्टेंट, इज नॉट अवर मास्टर। लेकिन कई बार अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही आपकी मास्टर बनी हुई है, वो गलत बात है। इसका स्टडी का होना, इसकी नॉलेज का होना मोस्ट एसेंशियल है। अब मेडिकल फील्ड में भी लोग प्रोग्राम यूज करते हैं, लेकिन उनको पूरी थ्योरी के बारे में नॉलेज है, तब वो बता सकते हैं कि कहां गलती हो रही है, कहां ठीक है। अगर वो प्रोग्राम को फॉलो करते जाएंगे तो वो प्रैक्टिशनर नहीं कहे जाएंगे, वो सिंपली एक टेक्नीशियन है, उसको फॉलो किया, थोड़ा ऊपर नीचे किया, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे वर्कआउट नहीं किया जाता। चलते हैं जी कॉलर की तरफ कि कई वही मैं बात कर रहा था कि जब प्रोग्रामिंग से लोग कंपैटिबिलिटी करते हैं, जो मैं बातें कर रहा हूं ये प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं आएंगी। आप धीरे धीरे दोनों की कुंडलियां मिलाई और उसके रिजल्ट थोड़ा सा देखा और उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कुंडली का चेकअप होना चाहिए, उसके बारे में स्टडी होनी चाहिए, उसके बारे में विचार विमर्श होना चाहिए, ये उसमें आएगा। क्योंकि ये जो नाड़ी दोष है, ये चीजें हैं, या जो स्पेसिफिक जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ऑब्जर्वर नहीं है, प्रोसेसर है। कोई भी प्रोग्रामिंग प्रोसेसर है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, फटाफट प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, लेकिन उसको आपको खुद स्टडी करना होगा, उसके अंदर क्या है एज ए एस्ट्रोलॉजर। तब वो आपको जितना आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक ही आपके उसके रिजल्ट्स आप दे सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं जी। अब चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, मैं बात कर रहा था कि गंडमूल में पैदा हुई बच्चियां, जैसे एक उसको इंडिपेंडेंट उसका चेकअप होना चाहिए, उसके बारे में फिर बात हो सकती है कि ये बच्ची हमारे लिए क्या लेके आएगी। लेकिन उसी कुछ ऐसे यानी 6 ऐसे नक्षत्र हैं जिनके बारे में बातचीत हो, जिनमें बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो हम गंडमूल कहते हैं। अश्विनी अश्लेषा, मघा मूला, ज्येष्ठी रेवती। अश्विनी अश्लेषा, मूला, मघा, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती 6 नक्षत्र हैं। 27 या 28 नक्षत्र टोटल, 28वां अभिजित नक्षत्र कहते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र है एक्चुअली।
लेकिन 27 नक्षत्रों में 6 ऐसे नक्षत्र हैं, नक्षत्र को अंग्रेजी जुबान में कॉन्स्टेलेशन का कहते हैं। हर एक साइन को हमने डिवाइड किया है 2¼ पार्ट्स में। तो उसके हिसाब से चलते कॉलर की तरफ और बात कर रहे थे ज्योतिष चर्चा में जो नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई जो बच्चियां होती हैं वो, तो उसकी अगर शादी हो जाए तो क्या हालात होते हैं। गंडमूल 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में 6 ऐसे नक्षत्र हैं जैसे अगर उनमें किसी का जन्म हो जाए, अश्विनी, अश्लेषा, मूला, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, 6 नक्षत्र हैं। इनमें किसी का जन्म हो जाए तो ये ऐसे बच्चे अपने आप पे, माँ बाप पे, दूसरों पे भारी होते हैं। अब मैं उन चीजों को कहूंगा क्योंकि हमने शादी के बारे में विचार करना है। तो अगर बच्ची का जन्म मान लीजिए रेवती नक्षत्र में हो, लेकिन हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी 4 उसके स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं। अगर हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो अगर रेवती नक्षत्र में बच्ची का जन्म हुआ हो, तो अगर उसका आखिरी चरण में यानी 4th फेज में उसका जन्म हुआ हो, रेवती नक्षत्रों आखिरी फेज में जन्म हुआ हो, यानी तो ऐसी बच्चियां की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी तकलीफें होती हैं। अगर अश्लेषा नक्षत्र में बच्ची ने जन्म लिया हो और तृतीय चरण हो, यानी उसका जो फेज हो अश्लेषा नक्षत्र का वो 3rd स्टेज में हो, तो ऐसी बच्ची की सांस को बहुत मुश्किल होती है, सांस को नुकसान होता है। हेल्थ वाइज उसकी सांस बीमार हो सकती है, सांस की डेथ हो सकती है, सांस पे बहुत सी मुश्किलें आती हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। शादी से पहले देखने चाहिए और उसमें क्या चीजें देखनी जरूरी होती है, आजकल इन हफ्तों में उनके बारे में बातचीत हो रही है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब भी दिए जाएंगे। हर हफ्ते की तरह और भी बातें होंगी, लेकिन जब भी मैं उपाय आप सबको बताता हूं तो उसका एक मतलब। चलते हैं कॉलेज की तरफ और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। पिछली बार मैंने कहा था कि जो बच्चियों के जन्म गंडमूल में हुए हैं और गंडमूल नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र और 8वां अभिजित नक्षत्र माना जाता है। तो 27 नक्षत्रों में 6 ऐसे नक्षत्र हैं जब किसी बच्ची का जन्म हो जाए तो ये कुंडली को पहले इंडिपेंडेंट चेकअप करवाना चाहिए, तब उसमें पता चलेगा। कई बार कंपैटिबिलिटी में ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये बातें उसमें नहीं आती। तो अगर इन नक्षत्रों में जिनकी बात मैं आज कर रहा हूं, अगर किसी बच्ची का जन्म हुआ हो तो वो अपने लॉज के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने पेरेंट्स के लिए कई बार भारी होती है। तो उसकी पहले अगर कोई किसी बच्ची का जन्म गंडमूल पे हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गंडमूल शांति पहले होनी चाहिए। अगर आप गंडमूल योग में पैदा हो गए हैं, उसकी शांति नहीं हुई, कुछ किया नहीं आपने, तो आपकी शादी हो गई है और इसकी जो पूरा तरह अगर इसकी शांति ना हो, तो अगर आप वैसे ही शादी करके आ जाए तो कई बार घर शादी होने के बाद ससुराल वालों पर, को पर्टिकुलर मेंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा भारीपन आ सकता है। या मैंने कहा था कि अगर किसी का हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो अगर कोई किसी का जन्म रेवती नक्षत्र के 4थे चरण में हो तो शादी होने के बाद घर में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। और मैं बात कर रहा था कि अगर किसी बच्ची का गंडमूल है तो उसका शांति करवानी बहुत जरूरी है, लेकिन शांति घर में बिल्कुल नहीं करवानी। बहुत से लोग ऐसा पता नहीं है। गंडमूल शांति अगर करवानी है तो विधान तो ये है, या तो आप मंदिर में करवाएं तो या आप दरिया के किनारे पे करवाएं। कोई ये बताने को तैयार नहीं है, वो लोग घरों में करनी शुरू कर देती है। और बहुत बार ऐसा होता है गंडमूल आपके घर में रह जाएगा, वो निकल जाएगा ही नहीं कहीं पे। फिर घर के जो सभी लोग हैं उन पे थोड़ा भारीपन आ जाएगा। तो हमें जो गंडमूल शांति करवानी है तो दरिया के किनारे करवाई जाए या किसी मंदिर में, तो वहां that's the only best way to get rid of that particular negative energy। तो एक बात और है, अगर किसी बच्ची का जन्म अश्लेषा चलते हैं जी कॉलर की तरफ। बच्ची का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हो, लेकिन चरण उस नक्षत्र का जो चरण है वो दूसरा हो, तो सास को दूसरा जो अगर चरण में जन्म हो जाए तो ससुराल वालों का फाइनेंशियल लॉस बहुत होता है। अगर अश्लेषा नक्षत्र में तीसरा चरण है उसमें बच्ची का जन्म हो तो सास को बहुत मुश्किल होती है, सास की बहुत प्रॉब्लम्स होती है। शादी होने के बाद सास के जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। और अगर किसी बच्ची का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हो लेकिन चरण 4था हो तो ससुर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हेल्थ की भी हो सकती है, वेल्थ की भी हो सकती है।
अब हम चलते हैं अपने कॉलर की। किसी बच्चे का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो चरण हो वो पहला हो, फर्स्ट स्टेज हो, 4 स्टेजेस है ना हर एक नक्षत्र की, चरण पहला हो, तो जेठ को शादी होने के बाद अगर उनके जो जेठ हैं यानी हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं उनका बहुत नुकसान होता है, हेल ऑफ ए लॉस। अगर बच्ची का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र का दूसरा चरण हो, सेकंड स्टेज हो, तो देवर जो होते हैं, जो बड़े प्यारे होते हैं किसी भी भाभी को, तो शादी के बाद उनके देवर का बहुत नुकसान होता है। अगर किसी बच्ची का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो लेकिन चरण ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा हो, तो सास की जिंदगी में बड़े तूफान आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी बच्ची का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और ज्येष्ठा नक्षत्र का चरण चौथा हो, तो भी ऐसी बच्ची की शादी के बाद उसको अपने आप को मैरिज के बाद जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है। चलते हैं कॉलर की तरफ। बात करता है जिन बच्चियों की शादी गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई हो बच्चियां, और उसके किसकी अगर शादी हो जाए तो उसके हालात शादी के बाद किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर बच्ची का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो, 6 नक्षत्र है, अश्विनी, अश्लेषा, मूला, मघा और ज्येष्ठा, रेवती। अगर अश्विनी नक्षत्र में बच्ची पैदा हुई हो लेकिन नक्षत्र का जो चरण हो, जो स्टेज हो वो फर्स्ट हो, 4 स्टेजेस होती हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। अगर उसकी जो स्टेज हो फर्स्ट हो तो ससुर का बहुत नुकसान होता है, अपने ससुर पे वो बच्ची भारी हो सकती है शादी के बाद। अगर बच्ची का जन्म अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई हो और अगर उसका चरण चौथा हो तो कई बार अपने हस्बैंड के कामकाज की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्ची का जन्म मघा नक्षत्र में हो, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मैं बात कर रहा था कि अगर किसी बच्ची का जन्म मघा नक्षत्र में पैदा हो बच्ची और उसका चरण दूसरा हो तो ससुर का नुकसान हो जाता है। इसका नुकसान का मतलब है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, वेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर किसी बच्ची का जन्म मूला नक्षत्र में हो, चरण पहला हो, तो भी ससुराल वालों का नुकसान होता है। और अगर मूला नक्षत्र में बच्ची पैदा हो, उसका चरण दूसरा हो, शादी के बाद सास की मुश्किलें बहुत हो जाती है। सास की जिंदगी में कई ऐसे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। कई बार घर में डिवीजन पैदा हो जाती है, टूट जाते हैं घर। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। जन्म मूला नक्षत्र में हो, चरण दूसरा हो, सेकंड स्टेज हो, तो सास को हानि हो सकती है, सास को बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शादी के बाद। अगर किसी बच्ची का जन्म मूला नक्षत्र में हो, चरण उसका तीसरा हो, थर्ड स्टेज में मूला नक्षत्र हो, तो शादी के बाद ससुराल वालों का ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ससुराल के हस्बैंड के बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो सकती है। अगर किसी बच्ची का जन्म फिर मूला नक्षत्र में हो लेकिन चरण फिर चौथा हो तो भी ससुराल वालों के या लॉस के बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। 2 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें बच्ची का जन्म हुआ हो। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। ये ज्योतिष चर्चा के बारे में भी, अगर मूला नक्षत्र में किसी बच्ची का जन्म हुआ हो, तीसरा चरण हो, तो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं लॉस के। मूला नक्षत्र में जब बच्ची का जन्म हुआ हो, चौथा चरण हो, तो भी ससुराल वालों का देखे बैंकरप्ट, ससुराल वालों की फाइनेंशियल फटीग आ जाती है। कहते हैं जी कॉलर की तरफ। इंडिविजुअल जो कंपैटिबिलिटी को लेके है, जो इंडिविजुअल चेकअप जो होता है लड़का लड़की का शादी से पहले, उसके बारे में भी मैं आज बातचीत करूंगा। और जो आज इन पिछले 2-3 हफ्तों से हमने लड़की की कुंडली के ऊपर इंडिपेंडेंट चेकअप उसमें क्या देखना है उसके बारे में पिछले हफ्ते भी मैंने जानकारी दी थी। जिन बच्चियों का जन्म गंडमूल में पैदा हो जाए, 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल के हैं, अगर जिन बच्चियों का जन्म गंडमूल में पैदा हो, जैसे अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती, इन 6 नक्षत्रों में जब बच्चियां पैदा हो जाती हैं तो हर एक गंडमूल की 4 स्टेजेस होती हैं। हमें ये डिफाइन करना होगा कि कौन सी, अगर बच्ची का जन्म गंडमूल में है तो कौन सा चरण चल रहा है, तो उसके मुताबिक शादी के बाद उनके लॉस के ऊपर उस तरह के अच्छे बुरे असरात हो सकते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। चर्चा के बारे में भी, तो चर्चा में बात कर रहे थे हम